अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन आज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। सर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है व्हाइट हाउस आज पहुंच जाएंगे और वहाँ आपकी तरफ से जो है वो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी और कई लोग गए हैं और साथ साथ टिकटॉक उन्होंने बैन किया फिर दोबारा रिस्टोर कर दिया। क्या देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रम्प के आते में क्या चेंजेस आएंगे दुनिया में खासतौर पर? दुनिया में चेंजेस तो 5 नवंबर से ही आने शुरू हो गए थे आरजू जी। याद कीजिए, 5 नवंबर और 20 जनवरी के बीच में दुनिया कितनी बदली हुई नजर आ रही है। सीरिया नाम का एक देश होता था, वो आधा इजराइल के कब्जे में, आधा टर्की के कब्जे में है, आधा ईरानियन फोर्सेस के कब्जे में है, आधा एक हिस्सा जो है वो रशिया के कब्जे में अभी भी है, हालांकि रशियन फोर्सेस वहां से निकल चुकी हैं, और बड़ा हिस्सा जो है वो कुर्दों ने कब्जा लिया। सोचिए ना, 5 नवंबर के बाद ये सब तो खत्म ही हो गया। ईरान जो है वो पावर से खत्म हो चुका है, ईरान अपनी राजधानी बदल रहा है। ठीक है, तालिबान आपके बॉर्डर पे चढ़ दौड़ा है। आप सोचिए, ये बदलाव ही तो है। तालिबान आपके बॉर्डर पे जितनी तेजी से चढ़ दौड़ा है, शांत तो नहीं है आप। उसके बाद अगर आप देखेंगे, एकदम से आपको दिखाई देगा इंडिया को भी परेशान करने के लिए यूनुस जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। उसके बाद आप देखेंगे तो ईरान अपनी जो कैपिटल है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हुतीज ने रेड सी को और बुरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। सीज फायर हो चुका है हमास इसराइल के बीच में, और जेलेंस्की जो है वो मान चुका है कि हाँ भाई, मैं 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ सीज फायर कर लूंगा। मैं यही तो असलियत में कह रहा हूं, मतलब यही तो बात है कि 5 नवंबर के बाद आप कह रहे हैं दुनिया कितनी बदलेगी, मैं कह रहा हूं बदलना शुरू हो चुकी है। हाँ, ट्रंप आने के बाद जिस तरीके से दुनिया ने तेजी से बदलना शुरू किया, असलियत में जो बाइडन और उसके गैंग ने, डीप स्टेट ने जो एक रायता फैलाया था, वो रायता समेटने, वो रायता अच्छे तरीके से फैला दिया। अब ट्रंप आके उसे समेटने की कोशिश करेगा। अब रही बात टिकटॉक बैन की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता टिकटॉक चला क्यों रखा है। मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती कि इन लोगों को टिकटॉक से ऐसी क्या प्रेम है, क्या मतलब इतना लगाव है। भाई, हमने टिकटॉक बैन किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? सिंपल लॉजिक था आरजू जी, कि हमारी कंट्री का डाटा, असलियत में खेल ये होता है डाटा। और टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी जो शॉर्ट्स के मामले में, लिटरली शॉर्ट्स के मामले में किसी भी सोसाइटी के टेस्ट को बताती है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी किस तरीके से रहती है, काम करती है। हमें तो चाइना की सोसाइटी के बारे में नहीं पता। चाइना, मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा, अगर चाइना चाहता है कि उनकी जो टिकटॉक है वो दुनिया के अंदर चले, तो चाइना, दुनिया की एप्स भी तो चाइना में चले। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि ये दुनिया जो है ये चाइना के सामने इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं कि डर के घिघी क्यों बंद जाती है। भाई, सीधे खड़े होके चाइना को ये क्यों नहीं कह पाते कि आप जो भी ऐप चलाएंगे हमारे, आप अगर चाहते हैं कि हमसे बिजनेस करे, ट्रंप के अलावा दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो खुलकर ये कह पाया हो? इवन हमारे देश के लोग भी नहीं है। हमने बहस करी, कुछ भी किया, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट में भी ये वो लेवल नहीं था जो चाइना को ये कह सके कि इफ यू वांट सम डेमोक्रेटिक सिस्टम, या इफ यू वांट टू एंजॉय द डेमोक्रेटिक राइट्स इन आवर कंट्री, यू ऑल्सो हैव टू बिहेव लाइक अ डेमोक्रेसी। भाई, सीधी सी बात है, आपको अगर हमारी कंट्री के अंदर अगर हमारे डेमोक्रेटिक रूल्स को एंजॉय करना है, तो आपको खुद भी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा। इतनी सी बात गूगल, फेसबुक, इंस्टा से लेकर यहां तक कि ये एलन मस्क से लेकर कोई नहीं कह पाता। हम लोग टिकटॉक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, सोचिए चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे और आपके दिमाग पे कितना होगा। और इतनी सी बात ये कह रहे हैं कि भाई टिकटॉक बैन हो गया फिर रिवोक हो गया, यानी ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। ये मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है कि टिकटॉक तो बैन हो गया, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिवोक क्यों हुआ इसके ऊपर कोई डिस्कशन। सोचिए उसका ताकत कितनी है। और उससे बड़ी बात कि टिकटॉक का नेक्स्ट लेवल ये कि अल्टीमेटली वो हमारा जो डाटा शिफ्ट कर लेता है उसका क्या, और उसके बाद हमारी कौन सी ऐप इतनी फ्रीली चाइना के अंदर चलती है और चाइना उस ऐप को अलाउ करता है, ये तो हमारे को किसी को नहीं पता। तो हम लोग डिस्कस क्यों नहीं करते? अब ट्रंप आया है, देखो टिकटॉक, मतलब बड़ा मामला टिकटॉक का नहीं है, एक सिंबॉलिक था। हमने शुरू किया,
मतलब अगस्त 2020 को हमने बैन कर दिया था, और ये लगभग 54 एप्स बैन की। उसके बाद लगातार करते करते 100+ एप्स हम बैन कर चुके हैं। चाइना को असलियत में वो सिंबॉलिक है, चाइना से ट्रेड के मामले में उन ऐप से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम हमारी कंट्री का डाटा वहां नहीं जा रहा। अब मुझे लगा कि था कि ट्रंप ने एक स्पाइनफुल काम किया है कि हाँ पहले नहीं कर पाए थे, अब एकदम से उसे रिवोक कर दिया तो ओके। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकन को इतना लगाव क्यों है टिकटॉक लेकिन को। सर जी, लेकिन सर एक चीज और है, टिकटॉक के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनकी गवर्नमेंट चला रहे थे ओबामा, और इनकी ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट चलाएगा एलन मस्क। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि यही होगा? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है? अब वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी समझे, नहीं, लेकिन मैं आपसे ऐसे तो पूछना चाहता हूं। हर एक के पीछे एक ना एक बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बताई जाती है। ऐसे तो मोदी जी के लिए भी कहा जाता है कि अडानी साहब और अंबानी साहब चलाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को तो और ही लोग चलाते हैं ना। देखिए आरजू जी, इस दुनिया में पावर के 3 पॉइंट पिलर्स होते हैं। उन 3 पिलर्स में जो सबसे पहला पिलर रियल पावर जहां एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेसी तो एक ढपोसला है, वो चाहे डिक्टेटर हो गया चाहे डेमोक्रेसी हो गया, मैं उस पर नहीं जा रहा। रियलिटी ये है कि असलियत में पावर के 3 पिलर्स हैं। एक वो जिसके पास मैन पावर है, पॉलिटिकल पावर है, मस्कुलर पावर है, यानी हमारे यहां उसे राजपूत कहते, क्षत्रिय कहते हैं। दूसरा जिसके पास मनी पावर है, पैसा, क्योंकि सोसाइटी को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। एक सिक्योरिटी दे सके तो वो मस्कुलर पावर हो गई, उसमें आज के दिन पॉलिटिकल क्लास आ जाती है। दूसरा वो जो मनी पावर दे सके, इकोनॉमिक पावर दे सके, वो बिजनेसमैन क्लास हो गई, पहले हमारे उसमें वैश्य कहते थे। तीसरा एक होता था जो बुद्धि बल। देखिए इसमें होता है ना बाहुबल, बुद्धि बल और धन बल। किसी के पास बाहुबल यानी मस्कुलर पावर है, किसी के पास धन बल यानी मनी पावर है, और तीसरा जिसके पास माइंड पावर, बुद्धि बल है। अब जो बुद्धि बल यानी माइंड पावर होती है वो है एजुकेटेड क्लास, मीडिया और ये सब चीजें। हमें ये समझ मान कर चलना पड़ेगा कि इस दुनिया में कहीं पर भी कोई भी पावर है, असलियत में पावर इन तीनों के हाथ में रहती है, और ये तीनों उस पावर को शेयर करके एंजॉय करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो यही रीजन है, आप दुनिया में चाहे भाई आप पुतिन को उठाकर देखेंगे तो पुतिन के पीछे भी बिजनेस क्लास है, शी जिनपिंग को उठाकर देखेंगे तो उसके पीछे भी बिजनेस क्लास है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो उसको फाइनेंस करते हैं। वो एक अलग मैटर है कि ये कभी इनको किल कर देते हैं, ये कभी किसी को किल कर देते हैं। भाई कभी बिजनेसमैन इतना ताकतवर हो जाता है कि ट्रंप को दोबारा आने से रोक देता है, उसके सारे मीडिया से लेकर सब चीजें बंद कर दी और उसको आने से रोक दिया। कभी यही इतना ताकतवर हो जाता है पॉलिटिकल क्लास के ये इस बिजनेस क्लास को खत्म कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने अलीबाबा वालों से लेकर कितनों को खत्म कर दिया। कभी ऐसा होता है कि मिलिट्री जो है जिसके पास मस्कुलर पावर है वो ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जैसे आपके यहाँ है, उसने दोनों को खत्म कर रखा है, उसने आपकी इकोनॉमी पे भी कब्जा कर लिया, उसने आपकी पॉलिटिकल सिस्टम पे। ये तो चलता रहेगा। हमारी कंट्री जो है इस मामले में बेस्ट है। हमारी इंडिया के अंदर क्या है, जो मनी पावर है उस वाले बंदे इतने ताकतवर नहीं है कि पीएम मोदी को हटा सके, और पीएम मोदी भी इतने ताकतवर नहीं है कि उनको हटा सके। और यहां सुप्रीम कोर्ट जिसके पास बुद्धि है और पार्लियामेंट वो भी इतनी ताकतवर नहीं है कि इनमें से किसी को हटा सके, और इनमें भी किसी में ताकत नहीं है कि वो उसे खरीद सके या हटा सके। तो आप हमारे यहां तो बैलेंस देखेंगे, अमेरिका में वो बैलेंस बिगड़ चुका है, उसमें मनी पावर वाले ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उसमें आप देखेंगे बराक ओबामा बाइडेन के पीछे थे, लेकिन बराक ओबामा के पीछे एक डीप स्टेट था जो बिजनेस क्लास से भरा पड़ा था। वही चीज अगर आप दूसरी भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक और पावर खड़ी हुई थी वहां पर, क्या कहते हैं, आज के दिन ट्रंप के पीछे एलन मस्क। और ट्रंप एलन मस्क ट्विटर को नहीं खरीदता तो ट्रंप अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, और अगर ट्रंप नहीं पहुंचा पाता तो ट्रंप हार चुका होता, वो तो जीत ही नहीं पाता। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन अब अगर ऐसा है तो डीप स्टेट जो कि पूरी पावरफुल है इस टाइम पर अमेरिका में, उसके 2 हिस्से हो चुके हैं, जिसमें से एक हिस्सा निकलकर एलन मस्क की फॉर्म में बाहर आ गया है और वो ट्रंप के पीछे आके खड़ा हो गया है, क्योंकि उसको वहां पर पावर चाहिए थी और वो पावर उसके पास मिल चुकी है। और उसे चाइना से दुश्मनी भी लेनी थी, क्योंकि चाइना ने
एलन मस्क को जितनी बुरी तरह लूटा है, एलन मस्क की टेक्नोलॉजी को जितनी बुरी तरह लूटा है, उतना वो कोई भी नहीं लूट पाया है, या यूं कहें एलन मस्क चिड़ा हुआ है चाइना से। आप ये देखिए ना, टेस्ला कंपनी की फैक्ट्री लगवाई, इन्वेस्टमेंट करवाया, सब कुछ करवाया, उसके बाद अपनी BYD को सारी कंसेशंस दे दी, टेस्ला को घुसने नहीं दिया। टेस्ला सोचकर देखिए, टेस्ला की कारें बिकेंगी कैसे जब उसके चार्जिंग पॉइंट्स ही एस्टेब्लिश नहीं करने देगा। तो चाइना ने साफ कह दिया तेरे चार्जिंग पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं होंगे, चाहे तो जो मर्जी कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए खेल क्या है, ये खेल चल रहा है इस टाइम पर। और बिजनेसमैन तो देखिए इसके पीछे भी खड़े होंगे, बिजनेसमैन तो खड़ा होगा। आपकी कंट्री में आर्मी ने बिजनेस के ऊपर कब्जा करके खुद अपना एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर लिया है, तो वो अल्टीमेटली वही है। और वही है कि आपकी जो कंट्री में जो जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हो, वो सारी की सारी पावर को, खासकर इकोनॉमिक पावर को कब्जा करके बैठी हुई है, ठीक है, और सब चीजें हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ इसके पीछे एलन मस्क है, उनके पीछे कोई और थे, वो बिल्कुल सही चल रहा है और ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। अब कौन कितना करीबन है ये डिपेंड करता है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ से बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि आपको एक टीवी शो में भी जाना है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे शाम में, अगर आप हमें टाइम दे पाएंगे तो। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।